राजस्थान के एक इलाके में इंद्रलोक नाम का एक गांव था। इस गांव का नाम इंद्रलोक इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ के लोग पानी के लिए बारिश पर निर्भर थे और इन सब का मानना था कि बारिश इंद्र देवता करते हैं। इसलिए यहाँ के लोग साल में एक बार इंद्र देवता के लिए बहुत बड़ा हवन करते हैं। हमारा ये गांव रेगिस्तान में होकर भी कितना अच्छा है ना? हाँ, हमारे गांव पर इंद्र देवता की कृपा है, नहीं तो रेगिस्तान में इतना खुशहाल गांव मैंने आज तक ना कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। हाँ, ये तो है। इस गांव पर इंद्र देवता की कृपा है और उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर समय समय पर बारिश होती है जिससे इस सूखे रेगिस्तान में भी हमें पानी की कमी नहीं होती। इस हफ्ते इंद्र देवता के लिए एक बड़ा हवन होने वाला है। हम सबको अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, सही कह रही हो, तैयारी तो करनी है, पर मुझे आज अपने भैया को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है। आज वो विदेश से वापस लौट रहे हैं, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम भैया को लेने चले जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। सुरेश अपने बड़े भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है और सुप्रिया हवन की तैयारी में जुट जाती है। सुरेश कुछ समय बाद अपने बड़े भाई महेश को लेकर एयरपोर्ट से वापस गांव में लौटता है। महेश गांव में आकर बहुत खुश है। उसे यहाँ पर ताज़ी हवा, ताज़ा पानी और खुले आसमान के नीचे जीने में बहुत आनंद आ रहा है। अरे वाह, मेरा गांव तो बहुत खूबसूरत है। मैं तो खामखा सालों से विदेश में घुट घुट कर मर रहा हूँ। क्यों भैया, आपको विदेश में रहना पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर वहाँ का आसमान इतना साफ नहीं है जितना कि यहाँ पर है। वहाँ तो चारों तरफ आसमान में धुंध ही धुंध दिखाई देती है। कहीं कंपनियों से निकलने वाला धुआं तो कहीं गाड़ियों का धुआं दिखाई देता है। वहाँ पर पीने का पानी बोतलों में भरा हुआ मिलता है, जबकि यहाँ पर कुएं का ताजा ताजा पानी पीने को मिल रहा है। हाँ, ये बात तो है। हमारे गांव से सुंदर तो मुझे कोई दूसरी जगह लगती ही नहीं है। अब तो मुझे भी यही लग रहा है। मेरा तो ये गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। महेश और सुरेश आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सुप्रिया इनके पास आती है। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, और अब यहाँ पर आकर तो मुझे और भी ठीक लगने लगा है। सुप्रिया के हाथ में एक थैला है जिसमें हवन की सामग्री है। अरे, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? भैया, हमारे गांव में हर साल इंद्र देवता के लिए एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। इस बार भी वो हवन होने वाला है और उसका समय अब नजदीक आ चुका है, इसीलिए उसी की तैयारी कर रही हूँ। सुप्रिया की ये बात सुनकर महेश सोच में पड़ जाता है। इंद्र देवता के लिए हवन मतलब? आपको तो पता ही है, हमारे गांव का नाम इंद्रलोक है। यहाँ पर इंद्र देवता की बड़ी कृपा है। उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर समय समय पर अच्छी बारिश होती है, जिससे पानी की कमी कभी नहीं होती। अरे, ये सब तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। क्या तुम भी आज के इस नए जमाने में इन सब फालतू बातों पर यकीन करती हो? ऐसी बात नहीं है भैया, गांव में सभी लोगों का यही मानना है और ये प्रथा आज से नहीं, कई सालों से चली आ रही है। आप भी हवन में जरूर आइएगा। अरे, वैसे ये हवन होगा कहाँ पर? आपके खेत में, जहाँ इंद्र देवता का छोटा सा मंदिर है, वहीं पर हमेशा हवन होता है। अरे सुरेश, अरे क्या तुम मुझे वो मंदिर दिखा सकते हो भाई? हाँ भैया, चलिए। सुरेश अपने बड़े भाई महेश को खेत की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर इंद्र देवता का एक छोटा सा मंदिर है। खेत में पहुंचकर महेश मंदिर को घूरने लगता है। अच्छा, तो सारे अंधविश्वास की जड़ ये मंदिर है। महेश आगे बढ़ता है और देवता के मंदिर को अपने हाथों से तोड़ देता है। महेश को ऐसा करते हुए देख सुरेश घबरा जाता है। ये क्या कर रहे हो भैया? अरे, अंधविश्वास की जड़ को मिटा रहा हूँ। देखते ही देखते कुछ ही समय में महेश मंदिर को तोड़कर बिखेर देता है। आसमान में इंद्र देवता देखते हैं कि महेश ने उनका मंदिर तोड़ दिया है, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और बादलों की तरफ गुस्से से देखते हैं।
जिससे आसमान में बहुत तेजी से बादल गरजने की आवाज होती है। इंद्र देवता के गुस्से से बादल बहुत तेज बरसते हैं और इंद्रलोक गांव में तेज मूसलाधार बारिश होती है, जिससे गांव में पानी जमा होने लगता है। अरे ये क्या हो गया? अचानक से इतनी तेज बारिश? ये सब इंद्र देवता के गुस्से के कारण हुआ है। आपने उनके मंदिर को तोड़कर अच्छा नहीं किया भैया। अरे ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? एक मंदिर तोड़ देने से इतनी तेज बारिश कैसे हो सकती है? मूसलाधार बारिश और तेज होती जाती है और गांव में पानी बढ़ने लगता है, जिससे जगह जगह पानी जमा हो जाता है और लोगों के घर पानी में डूबने लगते हैं। सुप्रिया सुरेश के पास आती है। अरे गांव में इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? ये सब महेश भैया की वजह से हुआ है। उन्होंने इंद्र देवता के मंदिर को तोड़ दिया और अब पूरे इंद्रलोक गांव को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये देखो, मैं इंद्र देवता की मूर्ति को उठा लाया हूँ। ये तो महेश भैया के हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। सुप्रिया और सुरेश दोनों पुराने मंदिर वाले खेत में जाते हैं और मंदिर वाली जगह पर इंद्र देवता की मूर्ति को रखकर उनके सामने प्रार्थना करने लगते हैं। हे इंद्र देवता, हमें माफ कर दीजिए। महेश भैया की गलती की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ रही है। हे इंद्रदेव, मैं अपने भैया की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बचपन से ही बाहर शहर में रहे हैं, इसलिए उन्हें हमारे गांव की हवन प्रथा अंधविश्वास लगती है। उन्हें माफ कर दीजिए। हम आपका मंदिर फिर से बनवा देंगे। मैं एक मिस्त्री को जानती हूँ, जल्दी से उन्हें बुलाकर इसी जगह पर नया मंदिर बनाने के लिए कहती हूँ। ठीक है, जल्दी से मिस्त्री को बुला कर लाओ। सुप्रिया जाती है और मिस्त्री को बुलाकर लाती है। मिस्त्री आता है और पुराने मंदिर वाली जगह पर फिर से ईंट जोड़कर मंदिर बनाने लगता है। जैसे जैसे मंदिर बनता जाता है, बारिश कम होती जाती है और मंदिर बनता हुआ देखकर महेश भी आ जाता है। अरे ये मंदिर बनने से तो बारिश कम हो रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने इंद्र देवता का अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। मंदिर बनने के बाद महेश अपने हाथों से इंद्र देवता की मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित करता है और हाथ जोड़कर इंद्र देवता से प्रार्थना करता है। हे इंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए और हमारे इस इंद्रलोक गांव को इस बाढ़ से बचा लीजिए। महेश को मंदिर में मूर्ति स्थापित करते इंद्र देवता ऊपर से देखते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी शक्ति से बारिश को रोक देते हैं। बारिश रुकने के कुछ समय बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है और इंद्रलोक गांव पहले जैसा हो जाता है। महेश जोर जोर से इंद्र देवता की जय जयकार करता है। इंद्र देवता की जय हो! इंद्र देवता की जय हो! महेश और सभी गांव वाले मिलकर हवन की तैयारियां शुरू करते हैं। राजस्थान के दरियागंज में मोहनलाल का तबादला हुआ था। इसी वजह से मोहनलाल के बच्चे उससे हमेशा नफरत करते। क्या पता क्यों इस खंडहर में आकर बस गए हैं। मैंने पिताजी से कहा भी था कि अपना तबादला ना करवाएं, लेकिन हम बच्चों की सुनता कौन है। ये बचपन से ही हमारी बात नहीं सुनते थे, तो फिर आज क्यों सुनेंगे? अजय और राधिका झगड़ा कर ही रहे थे कि वहाँ मोहनलाल आ गया। बड़ा शोर कर रहे हो तुम दोनों, क्या बात है? अब ये जगह हमें बहुत पसंद आई। मैं और भैया बस यही बात कर रहे थे। पिताजी, ये झूठ बोल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही इस जगह की बुराई कर रही थी। मैं जानता हूँ बच्चों, तुम्हें ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन घर चलाने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। उन्हें दरियागंज में आकर 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन मोहनलाल के ऊपरी विभाग के कर्मचारी ने उससे कहा, हमें ऊपर से आदेश आया है कि हमें रेगिस्तान जाकर एक कुआं ढूंढना है। रेगिस्तान में कुआं? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, सच है। मैं अकेले ये कुआं कहाँ ढूंढूंगा? मुझे साथ में और 2 व्यक्ति चाहिए, ताकि जो भी हो उस पर मैं चर्चा कर सकूं। अच्छा ठीक है, मैं साहब से बात करूंगा। मोहनलाल जाकर सारी बातें अपने बच्चों को बताता है।
मैं वहाँ से हफ्ते 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो और अपना और राधिका बिटिया का ध्यान रखना। जैसा आप कहें पिताजी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। अगले ही दिन मोहनलाल और उसके साथ 2 कर्मचारी सीमा और सह कर्मचारी भगवंत रेगिस्तान में कुआं ढूंढने जाते हैं। सब अपने जूते कस के पहन लो, यहाँ बिच्छू और कई सारे सांप भी हैं। अगर मेरे घर का लोन ना होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। क्या करूं, मजबूर जो हूँ। हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं भटकना चाहिए। दूर दूर तक कोई घर आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ रेत ही रेत है। इस वजह से हमें परेशानी हो रही है। जैसे ही मोहनलाल कुछ दूर चल कर गया, उसे भ्रम हुआ कि उसने सामने समंदर देखा है। वो देखो, मुझे वहाँ पर पानी नजर आ रहा है। रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ, वहाँ हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। भगवंत की बात मोहन बिल्कुल भी नहीं सुनता और उस भ्रम के पास दौड़ा चला जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो मेरा भ्रम था। मैंने सुना है कि रेगिस्तान में अगर भ्रम हो तो सच भी आसपास ही होता है। वहां देखो, एक कुआं नजर आ रहा है, उस तरफ चलो। उस आम के पेड़ के पास एक कुआं है, वही असली कुआं है। सीमा, भगवंत और मोहनलाल जब उस तरफ भाग कर गए तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक पुराना कुआं है और वहीं एक आम का पेड़ भी लगा हुआ है, जिसे देखकर सब खुश हो गए। लेकिन भगवंत समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ठहर जाओ, उस तरफ मत जाओ। अरे धोखा मेरे साथ एक बार हो गया, बार बार थोड़ी होगा। मोहनलाल और सीमा खुशी खुशी भागते हुए उस कुएं के पास चले गए और जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुँचे, कुएं में झांकने लगे। आम के पेड़ के उस डाली ने उन्हें कुएं के अंदर ढकेल दिया। राम 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 राम, हे भगवान, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे कुछ हो ना जाए, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो गया? रुको, मैं भी आता हूँ। उनके कुएं में जाते ही भगवंत भी उसी कुएं के पास चला गया। आम के पेड़ ने अपनी डालियों की मदद से उसे भी कुएं में धकेल दिया। तीनों कर्मचारी आम के पेड़ की वजह से कुएं में गिर गए। मम्मी, गलती कर दी मैंने जो यहाँ आ गई। हे भगवान! चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। वो कुआं पूरा आम रस यानी मैंगो शेक से भरा हुआ था। तुम दोनों को तैरना तो आता है ना? कब से तैर ही तो रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस चीज का कुआं है। सुगंध तो आम की आ रही है। रुको, मैं पीकर बताता हूँ। यम, यम, ये तो मैंगो शेक का कुआं है। तुम सब भी ये मैंगो शेक पीकर देखो तो। और जैसे ही मोहनलाल के साथी सीमा और भगवंत ने मैंगो शेक पिया, उस आम के पेड़ ने उन्हें वापस ऊपर खींच लिया और बोला, धन्यवाद जो तुमने मुझे मुक्त किया। मैं यहाँ 400 सालों से कैद था। हमने कैसे मुक्त किया? मैं कुछ समझा नहीं, और तुम्हारा ये तरीका बहुत गलत है। उस आत्मा को बोलता हुआ देखकर सभी हैरान और भौचक्के रह गए। लेकिन तुम हो कौन और ये दशा तुम्हारी कैसे हुई? तब जाकर उस आम के पेड़ ने अपने श्राप की कहानी सुनाई। मैं और मेरे साथी तीर्थ यात्रा पर यहीं से जाया करते थे। रेगिस्तान में उस वक्त कई लोगों का आना जाना हुआ करता था, लेकिन एक दिन आगे रेगिस्तान शुरू होने वाला है, याद रखना, हमारे पास पीने को पानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। अरे क्यों भाई, ये रास्ता सीधा हमें तीर्थ स्थल लेकर चलेगा। हमें रेगिस्तान में आकर पूरे 3 दिन हो चुके थे। हमारा पानी, खाना सब खत्म हो गया था। तब हमें एक साधु नजर आए जो तीर्थ के लिए ही जा रहे थे। वो देखो, वहाँ पर एक साधु, उनके पास कुछ रखा हुआ है। चलो चलकर देखते हैं, शायद उनके पास कुछ पीने का हो। वहाँ चलकर हमें देखना चाहिए। और जैसे ही हम साधु के पास गए, जो उस वक्त आराम कर रहे थे, हमने उनके पास देखा कि मैंगो शेक रखा हुआ है। जैसे ही हमने मैंगो शेक देखा, हमारा मन ललच गया और हमने सारा का सारा मैंगो शेक पी लिया। दुष्ट बालक,
मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब से तुम इसी रेगिस्तान में अटके रहोगे जब तक कोई राहगीर तुमसे आकर मिल न जाए। तुम एक आम का पेड़ बन जाओगे और तुम्हारा साथी आम रस का कुआं बन जाएगा और तुम दोनों की आत्मा इसी में भटकती रहेगी। अलख निरंजन। मोहनलाल और उसके साथी सारी बातें समझ गए थे। तब उनमें से भगवंत ने आम के पेड़ से पूछा, तो तुम मुक्त कैसे हो पाओगे? इसका कोई उपाय? मेरे इस पेड़ से एक आम तोड़कर उसकी गुठली को उपजाऊ जमीन पर लगाना होगा। जैसे ही वो एक पौधे के रूप में आएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। और ये मैंगो शेक का कुआं? तब ये कुआं हर उस आम के पेड़ के पास होगा जो मेरे आम की गुठली से बना हो। इससे हमें आजादी मिलेगी और लोगों को आम का पेड़ और मैंगो शेक मिलता रहेगा। यही हमारी आजादी का रहस्य है। मोहनलाल, भगवंत और सीमा सब ने उस आम के पेड़ से कई सारे आम तोड़े और रेगिस्तान से निकलकर हर जगह उस आम की गुठली को जमीन में गाड़ दिया और कई सारी गुठलियों से बहुत सारे पौधे बन गए। भगवान करे कि उन्हें आजादी मिल जाए। मैं बहुत सारा मैंगो शेक पीऊंगा। मोहनलाल ने अपने घर के बाहर भी एक आम का पेड़ लगा दिया, जो कि अगले दिन ही बड़ा सा पेड़ बन गया और उसके नीचे ही जादुई मैंगो शेक का कुआं भी आ गया, जिसमें पीले रसीले आम का रस था। असली ठंडा मैंगो शेक। राधिका और उसका बेटा अजय ये देखकर हैरान हो गए थे। पिताजी, पिताजी, ये देखिए, ये मैंगो शेक का कुआं हमारे यहाँ कैसे? आपने कल ही गुठली बोई थी, आज ये इतना बड़ा आम का पेड़ कैसे बन गया? क्या माजरा है? सब कुछ जानते हुए भी आप चुप क्यों हैं? तब जाकर मोहनलाल ने बच्चों को सारी बातें बताई। उस आम के पेड़ के आत्मा को आजादी मिल चुकी थी और उन्हें उनका मैंगो शेक का कुआं मिल गया था। मोहनलाल हर एक तीर्थ यात्री और राहगीर को मैंगो शेक फ्री में पिलाता। मोहनलाल और उसके बच्चों को अब दरियागंज पसंद आने लगा था। राजस्थान के बीकानेर में रहते थे दो भाई, अजय और विजय। दोनों बहुत अच्छे शिल्पकार थे। दोनों की शिल्पियों की एक छोटी सी दुकान थी। अजय और विजय बारी बारी से दुकान संभालते और शिल्पियां बनाते। एक दिन की बात है, उनकी दुकान पे कुछ टूरिस्ट आए। टूरिस्ट मूर्तियां देख के बहुत खुश हुए। उनमें से एक टूरिस्ट को एक लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बहुत पसंद आई। ये लाफिंग बुद्धा कितना क्यूट है। इसका दाम क्या है? 1 सिक्का। बस ठीक है, ये लो। वो लड़की एक सिक्का देकर मूर्ति लेती है और निकलने वाली होती है, पर फिर कुछ सोच के पूछती है, एक बात बताओ, तुम दोनों महीने भर में कितनी मूर्तियां बना लेते हो? लगभग 30। एक मूर्ति का 1 सिक्का, तो मतलब 30 मूर्तियों के बस 30 ही सिक्के। तुम दोनों अपनी कला का सही मूल्य नहीं लगा रहे हो। पर अगर हम मूर्तियां महंगे दाम में बेचेंगे तो यहाँ कोई खरीदेगा ही नहीं। तो तुम दोनों को मूर्तियां यहाँ से बाहर उदयपुर जैसे शहर में जाकर बेचनी चाहिए। तुम दोनों बहुत कमाओगे। ऐसा बोल वो टूरिस्ट लड़की वहाँ से चली गई। अजय और विजय अपने काम में मशरूफ हो गए, लेकिन उनके दिमाग में ज्यादा पैसे कमाने की बात घूम रही थी। विजय, क्या हमें उदयपुर जाके अपनी मूर्तियां बेचनी चाहिए? पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हो सकता है कि हम सच में अमीर हो जाए अगर हम उदयपुर में मूर्तियां बेचें। हाँ, हो तो सकता है, पर उदयपुर पहुँचने के रास्ते में जैसलमेर का रेगिस्तान आता है, वो कैसे पार करेंगे? हम अपने साथ बहुत सारे पानी के घड़े और खाना ले जाएंगे तो रेगिस्तान आराम से पार हो जाएगा। ये भी ठीक है। फिर देर किस बात की, अगले सोमवार ही निकलते हैं। और जैसा अजय विजय ने सोचा, वो अगले सोमवार निकल पड़े बीकानेर से उदयपुर। बैलगाड़ी का रास्ता कुल 7 दिन का था। पहला सूरज डूबा और अब दोनों भाई रेगिस्तान पहुंच चुके थे। अब तक उनकी यात्रा बहुत सुखद थी। उन लोगों ने
सूरज ढलते ही बैलगाड़ी को रोका और खाना खाने लगे। आज का दिन बहुत अच्छा कटा। हाँ भाई, और बहुत जल्द हम उदयपुर भी पहुंच जाएंगे। हाँ जरूर। अगले दिन सूरज के उगने के साथ फिर अजय विजय का सफर शुरू हुआ और सूर्यास्त के साथ खत्म। 4 दिनों तक उनका सफर एकदम सुखद था। आज 5वां दिन था। सूरज की तपती धूप थी और उनके पास पानी का सिर्फ एक घड़ा बचा था जो अब तेजी से सूख रहा था। हमें जल्दी से पानी ढूंढना होगा, वरना हम रेगिस्तान की तेज धूप में झुलस जाएंगे। पर इस रेगिस्तान में पानी मिलेगा कहाँ? दोनों भाई यहाँ वहाँ पानी ढूंढने लगे। अगला दिन आया और अब बैलों ने भी चलने से इनकार कर दिया। अचानक अजय की नजर कुछ ही दूर ढलान के नीचे उगी हुई घास पे पड़ी। अजय चौंक गया। जरूर यहाँ पानी होगा, पर कैसे? ये देखो, यहाँ घास उगी है और घास बिना पानी के नहीं उग सकती। हाँ, तुमने सही कहा। चलो यहाँ गड्ढा खोदते हैं। दोनों भाई वहां गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। धीरे धीरे गड्ढा गहरा होने लगा। अब सूरज सर पे आ गया था, पर अब तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। शायद हम गलत थे। यहाँ तो पानी की एक बूंद तक नहीं नजर आ रही। ऐसा नहीं हो सकता, हमें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। तुम करो, मैं थक गया हूँ। विजय वहीं पास में बैठ जाता है और अजय अब भी मेहनत कर रहा है। 2 घंटे हो गए और अब अचानक छोटी सी पानी की धार छूटी। पानी मिल गया, पानी मिल गया। अजय की आवाज सुन विजय खुश हो गया और दौड़ के वहां पहुंच गया। फिर उसने भी औजार उठाया और खोदने लगा और जल्द ही बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। दोनों भाइयों ने पानी पिया, बैलों को पिलाया, घड़े भरे और फिर पानी में खुशी से नहाया। विजय ने तो हार मान ली थी, पर अजय का विश्वास अटल था। उसने खोदना बंद नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो कोशिश करे तो रेगिस्तान से पानी निकालना मुमकिन है। इसके बाद दोनों भाइयों ने सफर जारी रखा और अगले दिन दोनों भाई उदयपुर शहर पहुंच गए। और जैसा उन्होंने सोचा था, उन्हें अपनी मूर्तियों के बहुत अच्छे दाम मिले। अजय विजय दोनों भाई बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई। और इसीलिए कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।